Okay, good morning everyone. Today we will start chapter 4, which is reproductive health. See, in this chapter we will discuss totally on reproductive health. So, in our India, near about 1971 or 51, ये दो जो 20 साल थे, ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन कंट्रोल वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था 51 से लेके 71 तक। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरीके से होनी चाहिए। सो वी हैव टू अवेयर अबाउट सम लीगल पॉलिसीज़ या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या ऐसे एक्ट्स बनाए हैं। दूसरा कि करेक्ट एज क्या होनी चाहिए मैरिज की। और तीसरा कि स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन जो है उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए, उसको करिकुलम में ऐड ऑन करना चाहिए। प्लस साथ में वी हैव टू प्रोवाइड जो है वो फिक्स नॉलेज जिसको कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर नॉलेज ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड सेक्सुअल हाइजीन, वो सब है इसके अंदर, ये डिस्कस करना है। तो एक एक्ट बना है चाइल्ड हेल्थ के लिए, है ना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के लिए। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1951, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बाल विवाह थे वो क्या थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा होते थे। तो इट्स नॉट गुड फॉर मेल एज वेल एज फीमेल, और फीमेल के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं थे। सो दैट्स वाई ये एक्ट जो है एस्टेब्लिश किया गया, अमेंडमेंट इसका पास हुआ, और उस वक्त से बाल विवाह रोके गए। प्लस वो तो खैर इलीगल अभी भी होते ही हैं, साथ में जो है स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन जो है करिकुलम में प्रोवाइड की गई। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें जो रोक रहे हैं, फिर भी आजकल इन प्रेगनेंसी ड्यूरेशन एक सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उस अम्बिलिकल एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसके थ्रू। ठीक है, क्रोमोसोम्स के पैटर्न की स्टडी की जाती है। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? टू स्टडी सेक्स ऑफ फीटस बाय chromosomal patterns in amniotic fluid। amniotic fluids भी होने चाहिए, प्लस क्रोमोसोमल पैटर्न्स। वो फ्लूइड क्या करता है, जो है जैसे सोनोग्राफी करवाई जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर वो जो है क्रोमोसोमल पैटर्न्स को डिफरेंट उसके पैटर्न्स शो करता है। तो आपको पता है एक्स वाई का पैटर्न अलग आएगा, एक्स एक्स का पैटर्न अलग आएगा। तो इस तरीके से जो है सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो है इसको भी रोक देना चाहिए। तो क्या आपको पता है ये लीगल प्रोसीजर कब स्टार्ट हुआ था, कौन सी ईयर के अंदर? कौन सी ईयर के अंदर एमनियोसेंटेसिस को एस्टेब्लिश किया गया था कि गर्भ के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन करना कानून जुर्म में? 1971 और 51। बताओ, आंसर बताओ जल्दी से इसका। 1971। Yes, so it was established in 1971। देखो, ये ईयर पूछने का रीज़न ये है कि इनके ईयर बड़े इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो ये एमनियोसेंटेसिस होता है। आई थिंक सबको समझ में आ गया एमनियोसेंटेसिस। अब इसके बाद है कि हमने ये जो चाइल्ड हेल्थ केयर
और सेक्स एजुकेशन का ये जो गवर्नमेंट ने ये जो बीड़ा उठाया है, इसके अंदर उन्होंने क्या क्या प्रोग्राम्स जो है वो सामने ला के रखे थे। तो देखो, सबसे पहले जो प्रोग्राम था कि ये एक्ट लागू होने से जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन है, उस वक्त क्या था कि हमने एक्ट क्यों लागू किया कि अर्ली एजेस में जो मैरिजेस होती है उसमें फीमेल जो होता है वो क्या होता है, एक तो एज प्रॉपर नहीं होती उसकी, दूसरा कम एज के अंदर बच्चा हो जाना, तो इसमें नेटेलिटी रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मृत्यु दर जिसको कहते हैं वो बढ़ जाती है। अब इस मृत्यु दर को वापस बढ़ने से रोकने के लिए उसने बहुत सारे जो तरीके हैं वो सामने रखे, इनको लीगल फॉर्म में सामने रखा कि जो 18 साल से पहले शादी हो जाएगी तो जेल वगैरह कर देंगे, ये सब रखा गया। तो इसके अंदर एक टॉपिक आता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन वाला, कि उसको स्टेबल कैसे किया। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के अंदर आपको यही ध्यान रखना है, स्टेबलाइजेशन किस तरीके से कि इन्होंने मृत्यु दर जो है, नेटेलिटी रेट जो है वो घटा दी। वो घटा दी तो अपने आप जीने की दर, जन्म दर, मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ गई, फीटस मोर्टेलिटी रेट बढ़ गई, प्लस फीमेल जो सरवाइव करनी चाहिए 13 साल से पहले या 13 साल की उम्र में अगर उनको बच्चा हो रहा है तो शी इज़ नॉट अ इन हेल्दी बॉडी, तो डेफिनेटली उसकी हेल्थ पे इफेक्ट होगा, उसकी जो है जान जाना 100%, आप खुद भी समझ सकते हो। तो इस RCH की वजह से पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में क्या इंक्रीज किया गया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और दूसरा पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई उसमें रिप्रोडक्टिव एज भी इंक्रीज होने लग गई। ठीक है, मेन हमें यही चाहिए था कि जो एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव एज वाले बच्चे होते हैं उनसे पहले ही उनकी मृत्यु हो रही है, वो डेथ में जा रहे हैं, नेटेलिटी रेट बढ़ रही है, तो उसको कम करके हमें उनको मेन रिप्रोडक्टिव एज में तो लाना पड़ेगा। आफ्टर दिस रिप्रोडक्टिव एज दे कैन मैरी, आफ्टर 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 23 ईयर्स, अभी फिर से एजेस चेंज हो गई है तो उनकी शादी हो सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कि इसमें क्या है, वो जो जनरेशन आएगी उसके अंदर सारे के सारे जो यंग वंस होंगे वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होंगे, और मेच्योर है तो आने वाला बच्चा प्लस जो पेरेंट्स है वो भी हेल्दी रहेंगे, दोनों कंडीशन में, मेंटली और फिजिकली। सो पॉपुलेशन स्टेबल हो गई। ठीक है, ये इसका एजेंडा था। अब फीटल मोर्टेलिटी रेट ये इंक्रीज हो गई, प्लस मदर मोर्टेलिटी रेट ये भी इंक्रीज हो गई, है ना। क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि हमने RCH रखा। RCH क्या कहता है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्क्राइब करता है, ये अर्ली मैरिजेस को मना करता है, और ये पॉपुलेशन के अंदर वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा जो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होंगे। दिस इज द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अब जहाँ पॉपुलेशन का नाम आता है ना, वहाँ एक साइंटिस्ट भी आता है, हालांकि ये आप इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्या आप में से कोई बता सकते हो मुझे पॉपुलेशन थ्योरी जो है वो किसने दी थी? कोई बता सकता है आप में से? कोई नहीं? थॉमस माल्थस ने। थॉमस माल्थस ने ये थ्योरी प्रपोज की थी, पॉपुलेशन की थ्योरी। खैर ये तो एडिशनल नॉलेज है, एवोल्यूशन के स्टडीज के अंदर पढ़ते हैं।
तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि पॉपुलेशन स्टेबल करना क्यों ज़रूरी था, ठीक है। अब ये स्टेबल तो हो गई, देखो हर जगह जो है ना एजुकेशन आज तक भी नहीं पहुंच पाई है। तो सेक्स एजुकेशन हर जगह नहीं पहुंच पाई है, इसके अलावा क्या है कि वो क्या क्या बताता है। एक तो ये सारी ये दोनों चीज़ें तो बताएगा ही बताएगा। दूसरी चीज़ वो ये बताता है कि एक जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो अब इसको कैसे इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लिंक करें। वो ये कहता है पॉपुलेशन ग्रोथ की बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, तो इनको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए देयर आर सम टेक्निक्स जिन्हें हम बोलेंगे बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल की कुछ टेक्निक्स जो है वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो सिर्फ बेस है कि पढ़नी कहाँ से, इसके अंदर ईयर्स मैंने आपको बता दिए, प्लस इसके अंदर क्या है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ देखो, इसमें रटने वाली चीज़ बताती हूँ कि कौन से ईयर में बिफोर 2001 कितनी पॉपुलेशन थी, तो कितनी थी पॉपुलेशन, और आफ्टर 2001 या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम 2001 पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई। तो दोनों को कंपेयर करके भी ये एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई है, ठीक है, कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई है। तो पहले कितनी थी बताओ जल्दी से, बिफोर 2001 पॉपुलेशन कितनी थी, 2 billion. और आफ्टर 2001 One seven. क्या 7.2 billion. राइट डाउन करो प्रियांशु, आई एम नॉट एबल टू हियर। प्रियांशु को ही थोड़ी बोलना है, आपके आप सब लोग जो है अभी बुक ओपन करके बैठे हैं आई थिंक। गौरव, तुषार, जितेंद्र, सरिता, 7.2 billions or 4 billions. So you can see how many times it going to be increase, है ना, कितने टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। 2011 में 7.2 बिलियंस है, और अगर बिफोर 2001 की बात करें तो कुछ बिलियन। तो उस वक्त ना ये पॉपुलेशन में इंडिया ने जो है सेकंड पोजीशन, आज भी सेकंड पोजीशन पे ही है। सो दैट्स वाई ये बर्थ कंट्रोल जो है इसको एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो इतना प्रोडक्शन ही नियम खिलाएंगे कहाँ से, है ना, इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है हमारी। सो वी स्टार्टेड बर्थ कंट्रोल, और बर्थ कंट्रोल को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली तो नेचुरल मेथड्स, और दूसरी है आर्टिफिशियल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स और आर्टिफिशियल मेथड। देखो नेचुरल मेथड्स के अंदर जितना हो सकता है नेचुरल प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहली जो मेथड ये होती है, हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ के आए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने ये पढ़ा है कि FSH होता है, LH होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन होता है ना। और उससे सीखा क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल से कि ओव्यूलेशन होता है। क्यों होता है वो, क्योंकि ओव्यूलेशन करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये भी सीखी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। तो नेचुरल मेथड के अंदर सबसे पहला यही चीज़ है कि जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है उस वक्त सेक्सुअल इंटरकोर्स होना ही नहीं चाहिए। ओव्यूलेशन टाइम भी आपने सीख लिया कि जो
पूरा पीरियोडिक साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसके मिड के अंदर ओव्यूलेशन होता है एंड दे डेज आर हाईली फर्टाइल डेज। अब ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी जहाँ एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें एक ही थिंग के थ्रू पता चल सकती है कि इस सेक्स एजुकेशन को हमें स्कूल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो पहली तो पीरियोडिक एमन्योरिया जिसको बोलते हैं कि उसके अंदर ओव्यूलेशन डेज को ध्यान में रखा जाता है और उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जो है बर्थ कंट्रोल हो सकता है उसके अंदर। दूसरी टेक्निक ये होती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो स्पर्म का विड्रॉल है वो बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है, वेजाइना के अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये भी नेचुरल है। और तीसरा लैक्टेशनल मेथड्स के थ्रू कि जब मदर एक लेडी मदर बन जाती है तो उस टाइम जो 6 मंथ होते हैं, नियर अबाउट पूरा 1 ईयर जो होता है, उस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्बैलेंस चलते हैं, प्रॉपर आ नहीं पाते, तो वो जो होती है बेस्ट फेज होती है बर्थ कंट्रोल करने की। तो ये जो 3 मेथड्स है ये आपको आनी चाहिए और इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे बार बार। ठीक है, आई थिंक पढ़ लिया होगा आप लोगों ने ये, तो है ना? Yes, ma'am. इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं? No, ma'am. ठीक है। दूसरी ये जो है अपने आर्टिफिशियल टेक्निक्स, इसके अंदर क्या है? देखो आर्टिफिशियल टेक्निक्स के अंदर पहले तो कॉन्डम्स आते हैं, दूसरे जो है वो आईयूडीज आती है। ठीक है, आईयूडीज में भी आपको 2 तरह की आईयूडीज दी गई है, कॉपर वाली अलग है, हार्मोनल वाली अलग है, और मैंने कहा भी था इसके एग्जाम्पल्स आप जो है लर्न करेंगे अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं इसके अंदर, है ना? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वाली जो है वो भी अलग है हार्मोनल के अंदर। और तीसरी टेक्निक जो है, क्या है तीसरी टेक्निक? और क्या क्या है बताओ? आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर क्या क्या? आईयूडीज है और वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और Pills. वेसेक्टोमी क्या होती है? बासा डिफरेंशिया को कट कर देना, है ना? और ट्यूबेक्टोमी क्या है? फेलोपियन ट्यूब को कट कर दे। और कौन सी टेक्निक्स है? Pills. यस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देखो ये जो है ना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मिक्सअप चलता है और वो एज अ पिल्स में दी जाती है। क्या करते हैं वो? मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाएंगे ही करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे। और इसमें आज बहुत एडवांस टाइप की भी आने लग गई है। और इसमें देखो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, इसका एक एग्जाम्पल है सहेली, बुक के अंदर काफ़ी अच्छे से दिया गया है वो। तो इंडियन साइंटिस्ट ने इसको बनाया था और ये वीक के अंदर एक ली जाती है, 1। ठीक है, बाकी जो अदर टाइप्स की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो पूरी 28 डेज की आती है, लेकिन ये जो है ये इन अ वीक 1 टैबलेट जो है वो ली जाती है। तो इसलिए इस पे क्वेश्चन बनना लाजमी है, क्वेश्चंस तो आएंगे इसके ऊपर। दूसरा, अब थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क किस तरीके से करती है। तो बताओ, हम हार्मोन्स पढ़ के आ चुके हैं, अब थोड़ा सा सोचो और आंसर करो मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का वर्क। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका, जल्दी से आंसर करो। और अब मैं जिसे बोलूंगी वही आंसर करेगा।
कितने बच्चे? जितेंद्र, सरिता, गौरव, प्रियांशु, तुषार। तुषार आंसर करो बेटा इसका। तुषार, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किस तरीके से वर्क करती है, ये है मेरा क्वेश्चन। हाउ डू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क? आंसर तो देखो करना पड़ेगा बेटो। आप लोगों के पास बुक है, बुक की तरफ भी देखो थोड़ा, और थोड़ा बोलना सीखो। वैसे नहीं बोलना है फालतू, लेकिन आंसर के लिए। गौरव आंसर करो इसका। When they are powerful in birth control, हाउ? ये तो हम बर्थ कंट्रोल टेक्निक्स ही तो पढ़ रहे हैं, मेथड्स ही तो पढ़ रहे हैं। ऊपर वाली बैरियर मेथड्स आ गई, नीचे वाली सर्जिकल मेथड्स आ गई, ये वाली ऑरल कंजप्शन मेथड आ गई। ये डिफरेंट टाइप की मेथड्स है, बट मैं ये कह रही हूँ, ये हम कह रहे हैं ओरल कंजप्शन किया जा रहा है, लोग साइंटिस्ट ने बनाई, ये बनाई, लेकिन ये काम किस तरीके से कर रही है? आपने एस्ट्रोजन पढ़ लिया, आपने प्रोजेस्टेरोन पढ़ लिया, और आपको ये भी बता दिया गया है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को मिक्स करके ये गोली बनाई गई। तो अब मेरे को ये बताओ कि काम किस तरीके से करेगी? मैम ये बॉडी के अंदर एजेस्ट्रोन या प्रोजेस्टेरोन की ना जो वैल्यू होती है, मात्रा होती है, उसको बढ़ा देती है, जिससे ना मतलब बर्थ कंट्रोल होता है और वो जो तो वो प्रेगनेंसी नहीं हो जो पाती। यस, जो इम्प्लांटेशन होता है ना एम्ब्रियो का, सपोज करो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और इम्प्लांटेशन हो जाए, तो आपको पता है ये दोनों के दोनों हार्मोन यूटेराइन वॉल पे फंक्शन करने वाले हार्मोन है, ठीक है? तो वो इम्प्लांटेशन होने ही नहीं देते। हालांकि ये मेथड जो है फर्टिलाइजेशन की नौबत ही नहीं आती, लेकिन सपोज करो हो गया, तो ये जो एंडोमेट्रियम को उसको अगेन डिसॉल्व कर देंगे, लाइज कर देंगे, तो इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं। और बाकी तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन कर रहा है, वो ये फंक्शन करेंगे, बस एंडोमेट्रियम के ऊपर फंक्शन है इनका। तो ये देखो, ठीक है, बैरियर मेथड्स आपको समझ में आई हुई है। देखो इसमें मैं बार बार कह रही हूँ रेक्टिफिकेशन वाले एग्जाम्पल से, बाकी होते क्या है आपको समझ में आ गया। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी पता चल गया, ओरल कंजप्शन, ये दोनों सर्जिकल मेथड्स के अंदर आते हैं, ठीक है? नेचुरल में पीरियडिक एब्सिस्टेंस हो गया, और कोइटस विड्रॉल हो गया, और लेक्टेशनल एमनोरिया हो गया, है ना? वो तीन जो है नेचुरल मेथड्स के अंदर आ गए। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है एमटीपी। क्या फुल फॉर्म है एमटीपी की? medical termination of pregnancy. ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं अबॉर्शन। अब इसको अबॉर्शन को भी लीगल कर दिया गया था 1971 में, एमटीपी को लीगल कर दिया गया था, पहले ही लीगलाइज्ड नहीं था। तो लीगल क्यों किया गया था, इसके पीछे भी रीजंस थे कि देखो हर जगह बाल विवाह रोक नहीं सकते हम, तो अर्ली एजेस के अंदर वो फीमेल जो उसकी बॉडी पे इफेक्ट करता है, तो समटाइम्स इसका अबॉर्शन ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी बच्चे जो होते हैं प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते,
तो ऐसे बच्चों को जो है बर्थ करने से कोई सेंस नहीं होता, तो उनका अबॉर्शन ज़रूरी हो जाता है, या फिर बच्चे में कुछ जेनेटिकली एबरेशंस है, तो इट्स डिपेंड ऑन द पेरेंट्स कि वो कंटिन्यू करना चाहते नहीं चाहते। तीसरा, रेप केसेस हो गए तो उनके अंदर एमटीपीज जो है ज़रूरी हो जाती है, दैट्स वाई इसको लीगल कर दिया गया था 1971 के अंदर। अब इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अबॉर्शन किया कब जाता है, टाइम क्या है अबॉर्शन करने का। एक तो इट इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर अबॉर्शन हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चौथा महीना, पांचवा महीना, 6 मंथ, इट इज़ टू रिस्की, क्योंकि उस वक्त बच्चा जो होता है वो डेवलप होने लग जाता है, बन तो गया है, अब सिर्फ डेवलप, उसकी ग्रोथ होनी है। फर्स्ट 3 मंथ के अंदर वो सिर्फ बन रहा होता है उस वक्त, सो ईजी रहता है। आफ्टर दैट वो मदर की बॉडी पे भी इफेक्ट करता है, और प्रॉपर नहीं होता है तो फिर अदर सर्जिकल मेथड्स और सारे ट्रीटमेंट्स सब कुछ शुरू करने पड़ते हैं। दैट्स वाई जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसको बेस्ट डेज के अंदर काउंट किया जाता है एमटीपीज में, ठीक है। अब मेरा आंसर ये है, क्वेश्चन ये है कि हमने ये कहा कि अबॉर्शन को हमने 1971 के अंदर लीगलाइज कर दिया, गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर दिया। अब आप लोग मेरे को कल नेक्स्ट क्लास में ये बताओगे कि इसको बंद कब किया, कौन से ईयर में बंद कर दिया गया। अभी अबॉर्शन उन्होंने उस वक्त लीगल किया था तो बहुत अबॉर्शन स्टार्ट हो गए थे, चलो जिनको वाकई में रिक्वायरमेंट थी उन तक तो ठीक है, लेकिन फीमेल फीटिसाइड जो है बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, एनी हाउ कर लिया जाता है, और जब पता चल जाता है गर्ल है तो उसमें अबॉर्शन। तो दैट्स वाई ये गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ, इसके अंदर जेल भी हो जाती है, बहुत जो है लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। तो आपका होमवर्क ये है, आप मुझे वो ईयर बताएंगे जब गवर्नमेंट ने इसको जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स के अंदर बंद कर दिए, ठीक है। इसका आंसर करोगे आप मुझे कल, अभी तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता नहीं है, तो ढूंढना ये 1 मिनट है ना, ठीक है। अभी तो है, टाइम ही देख रही थी मैं, क्या टाइम हो गया। एमटीपीज हो गया, एमटीपीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाकी देखो थ्योरी आपको लिखनी आनी चाहिए, अगर थ्योरी आ जाए तो। फिर आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में क्या है कि सम आर नॉट एबल टू गिव बर्थ, अगर वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है, स्टेराइल कंडीशन के अंदर है, तो उन्हें हम इनफर्टाइल बोलते हैं। तो क्या करें, क्या, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें हो। अडॉप्शन इज अ गुड टेक्निक, लेकिन अब कोई चाहता ही है कि भाई हम ही हो, तो यहाँ पे 2 टेक्निक्स जो है हमने इंट्रोड्यूस की है, जिफ्ट और गिफ्ट और जिफ्ट, ठीक है। सपोज करो कि कोई लेडी है, वो बेबी को तो कंसीव कर सकती है बट फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो रहा, ओव्यूल्स जो हैं वो नहीं डेवलप हो पा रहे, लेकिन फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद वो बेबी को कंसीव कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिफ्ट यूज करते हैं। जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, गैमिट इन विट्रो। क्या है जिफ्ट की फुल फॉर्म बताना, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ये गिफ्ट की फुल फॉर्म होती है। तो इसके अंदर सिर्फ गैमीट को जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। जैसे सपोज करते हैं एक लेडी जो है उसका ओव्यूल डेवलप नहीं हो पा रहा, तो उसके सामने हम डोनर रखेंगे, जो डोनर जो अपना ओव्यूल देगा, डोनर जो हो सकता है अपना स्पर्म भी दे दे, अगर फादर इज नॉट ऑल्सो केपेबल तो सिर्फ और सिर्फ गैमीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन उसके यूट्रस में हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा। तो एक तो हो गया जिफ्ट।
दूसरा ये जिफ्ट जो है ये क्या कहता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, कि फर्टिलाइजेशन ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा, तो हम उसको जो है फर्टिलाइज करवा के फिर यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन आपको पता है 8 ब्लास्टोमियर वाली कंडीशन में जो है जाइगोट को यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर रखा जाता है और फर्टिलाइजेशन लैब के अंदर होता है। ठीक है, ये दोनों टेक्निक्स क्या है, IVF के थ्रू जानी जाती है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर आती है दोनों टेक्निक्स। क्लियर है? और मैं क्या इसके अंदर बता रही थी आपको, दिमाग से स्लिप हो गया मेरे। यस, एक क्या मैं कुछ बता रही थी इसके अंदर, दिमाग से निकल गया मेरे। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबीज जो है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों टेस्ट ट्यूब बेबी वाली ही कंडीशन में है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं कि बेबी को हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डेवलप करवाया, नहीं, ये वाली कंडीशन है। और हाँ, क्वेश्चन ये था मेरा कि इन दोनों में से कौन सी इन विट्रो है और कौन सी इन वीवो है। Which technique is in vivo and which technique is in vitro? मैम इन विवो गैमेट वाली। ठीक है, गिफ्ट जो है इन वीवो है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन तो होगा, नेचुरल मेथड के थ्रू होगा, और जिफ्ट के अंदर जो आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करवा के 8 ब्लास्टोमियर वाली कंडीशन के अंदर फैलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर आता है एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो उसके अंदर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग के अंदर ये टेक्निक यूज़ की जाती है कि सीमन को जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वेजाइना के अंदर। इफ़ पॉसिबल नहीं हो पाता तो ये आप चैप्टर 9 के अंदर हमने पढ़ा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो पता है आपको। इसके अंदर तो सिर्फ आपको जो है डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कल डिस्कस कर लेना, इसके क्वेश्चन आंसर हम कल डिस्कस करेंगे, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी मुझे कल बता। ठीक है।